रूस ने पश्चिम देशों को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन को मदद पर न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी रूस की तरफ से जारी की गई है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान है, लंबी दूरी के रॉकेट दिए तो एटमी खतरा बरकरार रहेगा और रूस इससे पीछे नहीं जाएगा। तो देखिए, पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है और ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में युद्ध किस मकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, किस मुहाने पर आ गई है ये जंग। और ये आसार क्यों जताए जा रहे हैं कि पहला एटम बॉम्ब गिरने वाला है। आइए देखते हैं कि दिमित्री मेदवेदेव ने और क्या कुछ कहा है। उनका ये बयान बहुत बहुत अहम है। क्या कहा गया है? यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने का फैसला आत्मघाती साबित होगा, एक तरह से चेताया जा रहा है यूक्रेन को। इसके बाद रूस भी जवाब के दूसरे तरीके अपनाएगा। दूसरे तरीके मतलब क्या है? बड़ी मदद जारी रही तो युद्ध कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है ये जंग, इसके आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिम से नई मदद से रूस के अंदर तक हमला संभव है और यही वो वजह है जिसके बाद रूस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता नजर आ रहा है। मेदवेदेव कह रहे हैं इसके बाद जो होगा उसकी यूक्रेन ने कल्पना भी नहीं की होगी, कल्पना से परे होगा जो होने जा रहा है। यूएस ने यूक्रेन को $425 मिलियन का नया पैकेज दिया है, यानी तमाम तरह की मदद यूक्रेन को हासिल हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, अमेरिका से। अमेरिकी मदद में एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। और इसी के मद्देनजर दिमित्री मेदवेदेव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रविंदर सचदेवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, कितनी अहम, कितनी गंभीर है दिमित्री मेदवेदेव की ये चेतावनी? और एक तरह से सटल वर्ड्स में क्या वो ये कह रहे हैं कि अब एटम बॉम्ब का इस्तेमाल भी मुमकिन है अगर इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज मदद करते रहे, यूक्रेन आगे बढ़ता रहा तो? नहीं, बिल्कुल समीर, जो रशिया का जो इस तरह से बयान आया पूर्व राष्ट्रपति का, ये दिखाता है कि रशिया इस समय में कंसर्न क्या है। क्योंकि यूक्रेन को अगर लॉन्ग रेंज वेपन मिलते हैं, यूक्रेन लगातार मांग रहा है, पहले टैंक मांग रहा था, अभी फाइटर्स मांग रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मांग रहा है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स मांग रहा है, जिससे कि रशिया के मेनलैंड को खतरा हो सकता है। अभी जो है लड़ाई जो चल रही है, यूक्रेन की जो लड़ाई है, जहां पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है उतने ही रेंज के वेपन सिस्टम दिए जा रहे हैं ताकि लड़ाई जो यूक्रेन की धरती पर ही हो रही है, रशिया का मेनलैंड अफेक्टेड नहीं हो रहा है। रशिया को चिंता है कि अगर इस प्रकार के लॉन्ग रेंज आए और रशिया के मेनलैंड पर बम्बार्डमेंट, उसके एयरफील्ड पर अटैक, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो रशिया की साख पर वो जो खतरा है और पुतिन की गद्दी पर खतरा आ जाएगा उससे कि वो किस प्रकार से बैठे रहेंगे जबकि रशिया की मेनलैंड पर युद्ध चालू हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार के जो बयानबाजी है, इस प्रकार से जो संदेशा दिया जा रहा है कि ये लीड कर सकता है न्यूक्लियर वेपन को। और डर ये भी है कि यूक्रेन बैठे बैठे रशिया के उन शहरों को निशाना बना देगा जो कहीं ना कहीं रूसी राष्ट्रपति के लिए खतरे का सबब साबित हो सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने 60 ब्रेडले टैंकों की खेप यूक्रेन भेज दी है। साउथ कैरोलिना से रवाना किए गए हैं ये सारे टैंक्स और अमेरिका ने खुद जारी किया है टैंक भेजने का वीडियो। मतलब इसका साफ है कि पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका खुलकर जो यूक्रेन का साथ देता रहा है, वो बाकायदा चैलेंज करता हुआ कि आपकी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं, हम टैंक्स दे रहे हैं और बाकायदा वीडियो भी जारी कर रहे हैं। राठौर सर, कैसे देखेंगे आप इन तस्वीरों को? और एक तरफ रूस की धमकी और दूसरी तरफ अमेरिका का वीडियो। देखिए, अमेरिका ने ब्रैडली टैंक्स के, ये आईसीवी है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, इसके लिए पहले ही प्रॉमिस किया था और वो आनी शुरू हो गई हैं। और ये इनका आना इसलिए ज़रूरी है कि इनके साथ जब अब्राहम आएंगे, अब्राहम टैंक्स भी मिलेंगे तो इनके साथ मिल कर के एक इनका ग्रुपिंग बनेगा और जो कि इनकी टैंक बटालियन होती है और ब्रैडलीज के साथ मिल कर के एक कॉम्बैट ग्रुपिंग बनती है, जिसके लिए इन दोनों की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ी इमदाद है यूक्रेन को सैन्य सहायता की तरफ से, हाँ, अमेरिका के लिए, अमेरिका की तरफ से। और ये एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि सर अमेरिका उकसाने की कोशिश कर रहा है? देखिए,
ये जो टैंक्स की बात अभी आई है, इन टैंक्स की क्वांटिटी इतनी कम है कि ये रशियन ऑफेंसिव को किसी एक जोन या कॉरिडोर में रोकने के लिए पर्याप्त। ठीक है, ये बात इससे पहले भी सामने आई है कि टैंक्स तो दिए जा रहे हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। इस पर भी करेंगे बात। अहम खबर एक और, रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सबसे बड़ी फजीहत, जेलेंस्की को करना पड़ा अपने रक्षा मंत्री को हटाने का फैसला। इसके आसार तो कई दिनों से जताए जा रहे थे। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम है, करप्शन के चार्जेस है। रूस से जंग की रणनीति पर भी जेलेंस्की से मतभेद की खबर सामने आ रही है। तो यूक्रेन पर जो ये डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं यूक्रेनी मंत्री पर, और उसके बाद उन्हें हटाने का फैसला लिया गया, और उसके बाद इसका जो असर होगा, इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो क्या होगा। और ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है यूक्रेन में, जो उनके मिनिस्टर को हटाया गया है और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। आइए जल्दी से आपको बताते हैं इस डेवलपमेंट से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं। क्यों निपटे यूक्रेनी रक्षा मंत्री। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ, स्कैम हुआ और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर समेत कई इस्तीफे हो चुके हैं। इसके अलावा ओलेक्सी रेजनिकोव पर भी भारी दबाव था कि वो भी इस्तीफा दें। रेजनिकोव को अब स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देने की तैयारी है, लेकिन रेजनिकोव का नए मंत्रालय में जाने से इनकार सामने आ चुका है। रेजनिकोव ने कहा है कि मुझे उस मंत्रालय का कोई अनुभव नहीं है, जिस दूसरे मंत्रालय में मुझे शिफ्ट किया जाएगा मुझे उसका अनुभव नहीं है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव नए रक्षा मंत्री होंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप विदेश मामलों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जो ये पॉलिटिक्स है, क्या ये पॉलिटिक्स यूक्रेन पर हावी पड़ेगी? जिस तरह के स्कैम या घोटाले से जुड़ी सामने आई खबर, रक्षा मंत्री को हटाया गया, नए रक्षा मंत्री होंगे, उनका बयान सामने आया, इसका असर कैसे देखते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। हम आज की तारीख में कहते हैं रशिया के ओलिगार्क्स हैं, राइट। रशिया में बहुत करप्शन है। यूक्रेन में भी उतनी ही बड़ी करप्शन थी, उतने ही बड़े माफिया थे, उतनी ही बड़ी गुंडागर्दी थी, उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन को जेल में डाल देते थे बिफोर दिस वॉर के चलते अब यूक्रेन अपने को इंप्रूव कर रहा है और एंटी करप्शन कहीं है जो भी। एनीवे, लॉन्ग शॉर्ट पॉइंट इसकी, यूक्रेन में बहुत करप्शन ऑलरेडी है। और ये जो निकल के आ रहा है, ये अभी आज एक आया है ना, कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते 5 गवर्नर्स 5 प्रोविंसेस के, आई थिंक ज़पोरिज़िया वाज वन, 5 अहम प्रोविंसेस के गवर्नर्स को बर्खास्त किया गया करप्शन पे। इसके अलावा यूक्रेनियन गवर्नमेंट का ही ये तो मिनिस्टर को हुआ ना, एक डिप्टी मिनिस्टर को भी 2 या 3 दिन पहले निकाला गया है करप्शन चार्जेस पे। तो लेकिन ऐसे वक्त में जब जंग चल रही है सचदेवा साहब, मनीष, ये बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जो अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा हो, वहां पर इस लेवल का करप्शन हो रहा है, खाने में जुटे लोग। बिल्कुल, देखिए, ये मामला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। आज की तारीख में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को जिन एलिगेशन पर हटाया जा रहा है, उस एलिगेशन पर तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के डिफेंस मिनिस्टर भी ना हटे। तो युद्ध के माहौल में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उनका कुछ प्राइमरी मतभेद थे जेलेंस्की से, और जेलेंस्की के जिन जिन लोगों से मतभेद थे, जेलेंस्की ने उन पर करप्शन के एलिगेशन लगाए और फिर उनको हटाया गया। आप ध्यान रखिए, ज़पोरिज़िया के गवर्नर, आप सोचिए, आज की तारीख में युद्ध का माहौल है, युद्ध चल रहा है, प्रेसिडेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। आप डिफेंस मिनिस्टर को हटा रहे हैं, ज़पोरिज़िया बचेगा या नहीं बचेगा वो पता नहीं, उसके गवर्नर को आप हटा रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं? दरअसल निधि, मैं एक बात और जोड़ दूं, दरअसल यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से हम रूस के अंदर मार नहीं करेंगे, और जेलेंस्की इससे सहमत नहीं थे, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। और जहां जिस देश में खाने के लाले पड़े हों, जिस देश में लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हों, वहां पर करप्शन हो रहा है, बहुत चौंकाने वाली बात है। इस बीच एक बड़ी खबर है, राठौर साहब, मैं आऊंगी आपके पास, रिएक्शन लूंगी। सैनिकों के बीच भरोसा खो सकते हैं जेलेंस्की। जवानों के राशन में घोटाले से कई गंभीर सवाल उठे हैं। मंत्रियों की छुट्टी के बावजूद सैनिकों की नाराजगी का खतरा भी बना हुआ है। तो फूड क्राइसिस है और इस बीच स्कैम भी सामने आ चुका है। विपिन, और आइए अब समझते हैं कि जो कुछ हुआ वो खास तौर से यूक्रेनी सेना
और लोगों के लिए क्यों बेहद संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेनी सैनिकों के खाने में डाका, सैन्य खर्चे में भारी फेराहेरी का आरोप लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच इस बीच जारी है और सैनिकों के खाने की खरीद में घोटाला हुआ है। खाने की चीजों के महंगे दाम दिखाए गए जबकि उन्हें कम कीमतों पर खरीदा गया। रेजनिकोव ने इंटरनल ऑडिट के आदेश दिए थे। एक दिन बाद ही रेजनिकोव की छुट्टी की खबर आ गई और रेजनिकोव के डिप्टी ने पिछले माह ही इस्तीफा दिया था। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। यूके देवनाथ सर, आप इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं। 1 साल से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और इस बीच उसके प्रेसिडेंट और उसके रक्षा मंत्री के बीच मतभेद, ये युद्ध कहां लेकर जाएगा, युद्ध पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या जो नया आदमी आएगा वो कैसे संभालेगा इस मोर्चे को? विपिन, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं खुद ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स का पार्ट था। ये जब मैं सीनियर हुआ तो मेरी एक जिम्मेवारी थी कि मैं ये बंदोबस्त करूं कि युद्ध भूमि में जो जवान हैं या एयर वॉरियर्स हैं उनको सही समय पर सही राशन, खाना और पानी और मेडिसिन पहुंचे। देखिए, युद्ध भूमि में जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं वॉर अकाउंटिंग सिस्टम। वॉर अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से की जाती है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होती है और ज्यादा सिस्टम भरोसे पे चलता है। यूक्रेन में अभी जो हुआ है, मैं बता दूं, शायद इसके पीछे बड़ा वजह यह भी होगा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपना डिफेंस मिनिस्टर से शायद थोड़ा मनमुटाव हो गया होगा और उन्होंने इस तरह की आधी सच्चाई वाली बातों पर डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया। और शायद यही वजह है सर कि इतने बड़े स्तर पर अगर घोटाला हो रहा है तो सैनिक भी भरोसा खोते जा रहे हैं। मैं आऊंगी, एक बड़ी खबर ले लें। एक के बाद एक कई मोर्चों पर एक्सपोज हो रहे हैं जेलेंस्की। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब करप्शन के आरोपों ने जेलेंस्की की और मुसीबत बढ़ा दी है। तो ये जो डिफेम हो रहे हैं, यानी बदनाम हो रहे हैं जेलेंस्की, वो क्यों हो रहे हैं, ये समीर आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल निधि, और करप्शन के आरोपों को लेकर ऐसा लग रहा है जेलेंस्की की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्रालय में करप्शन के आरोपों के बाद यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर की छुट्टी क्यों सीधे सीधे जेलेंस्की की साख पर धब्बा माना जा रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति की इससे किरकिरी क्यों हो रही है। रक्षा मंत्री और उनके डिप्टी का इस्तीफा हुआ। जेलेंस्की की नैतिक हार के तौर पर इसे देखा जा रहा है, मॉरल डिफीट इसे माना जा रहा है। दूसरा, वॉर रणनीति पर रक्षा मंत्री से विवाद। जेलेंस्की को युद्ध के बीच इससे बड़ा झटका और क्या होगा कि रक्षा मंत्री जो हैं वही उनकी नहीं सुन रहे हैं, उन्हीं से मनमुटाव हो गया। वॉर के बीच डिफेंस मंत्रालय में करप्शन के संगीन इल्जाम लगे। जेलेंस्की के लिए ये आरोप बेहद शर्मनाक है। एक ऐसा मुल्क जो वेस्टर्न कंट्रीज से इतनी मदद ले रहा हो, उसके अपने देश में इस लेवल का करप्शन सामने आ रहा है, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये उसके लिए शर्म की बात है। चौथा, जवानों के खाने पीने की चीजों तक में घोटाला हो गया, करप्शन की जानकारी सामने आई। जेलेंस्की खोएंगे सेना का भरोसा। ऐसे वक्त में जब बड़े पैमाने पर यूक्रेन के सैनिक शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसे वक्त में अगर उनके खाने को लेकर भी घोटाले सामने आ रहे हैं तो जेलेंस्की की साख पर सवाल उठेंगे। पांचवा, देश में ही वॉर के मुद्दे पर कई तरह के मतभेद सामने आए हैं। जेलेंस्की पर भरोसा इससे भी घटेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। संजय स्वाय साहब, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि सवाल प्रेसिडेंट जेलेंस्की की साख का तो सीधे सीधे है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जब लड़ाई शुरू हुई और 7-8 महीने तक जेलेंस्की एक हीरो की तरह निकल के आए और दुनिया में एक तरह से मैं भी ये मानता था कि लीड बाय एग्जाम्पल जो है वो कर रहे हैं, जंग के मैदान में सामने खड़े हुए हैं, ओजी टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। लेकिन जब बहुत ही इंट्रिकेसी होती है, लड़ाई जब लंबी चलती है, तब एक जरूरत पड़ती है स्ट्रेटजी की, एक जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म विजन की। वहां पर एक हमें कमी नजर आ रही है कि किस प्रकार से वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए, वहां पे करप्शन चल रही है, मतभेद हो रहे हैं। और ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट अपना होल्ड जो है अपने नेशन पे और अपने मिनिस्टर्स पे और इस वॉर पे खोते जा रहा है। मनीष, आपने बहुत करीब से इस युद्ध को देखा, क्या इंपैक्ट आप देखते हैं इसका? देखिए, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले एक्टर थे और उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का एक सीरीज भी किया था। अगर आप उस सीरीज को देखें तो उसमें जैसे ही वो राष्ट्रपति बने
तो बनने के बाद उन्होंने वहां पर यूक्रेन के शासन में मौजूद सभी मंत्रियों को टर्मिनेट कर दिया था कि सब करप्शन के एलिगेशन में, और उससे उनकी बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी और वो एक बड़ा रीजन था उनके राष्ट्रपति बनने पर। तो आप ये भी मानिए कि आज की तारीख में जब जेलेंस्की पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो जेलेंस्की एक बार फिर से अपनी उसी लोकप्रियता को अपने यहाँ गेन करना चाहते हैं। ये दिखा मतलब अपना जो भरोसा वो खो रहे हैं, अपना जो भरोसा देश में खो रहे हैं, उसको बचाने के लिए मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है या फिर उनको हटाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन की टॉप लीडरशिप में उभरे हैं मतभेद। रेजनिकोव का नए मंत्रालय में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसा कोई ऑफर आया तो मैं नकार दूंगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। मुझे स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का कोई भी अनुभव नहीं है। राठौर सर, कैसे देखते हैं आप इस इनकार का इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरफ इशारा है, क्या कहने की कोशिश और क्या हो रहा है यूक्रेन में? रेजनिकोव पेशे से एक लॉयर हैं, वकील हैं, और इन्होंने यही कहा है कि जो दूसरी हमें जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाऊंगा, लेकिन उन्होंने यहाँ नकार दिया है। मतभेद सामने आ गए। करप्शन के मामले में मुझे 1 मिनट दीजिएगा। यूक्रेन करप्शन के मामले में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा देश नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये सारी लड़ाई वेस्टर्न और नेटो के एड से लड़ी जा रही है, और इस सारे एड के लिए यूक्रेन वचनबद्ध है कि इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए। आपको ये भी बता दूं, यूक्रेन में हथियारों के ऑडिट के लिए एक सिस्टम बैठाला गया है यूएस द्वारा। उन्हें ये चिंता है कि ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जा रही है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है कहीं ये साहब। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना कि फिर रेजनिकोव सीधे सीधे चुनौती भी तो दे रहे हैं, चैलेंज भी तो कर रहे हैं। उन्हें हटना पड़ेगा, फैसला है वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। नहीं, दैट्स वेरी राइट, बट आई विल कैरी ऑन टू व्हाट उत्कर्ष कर्नल इज सेइंग। वेरी राइट। प्रॉब्लम ये है कि जो इनफैक्ट अमेरिका में ऑलरेडी बार बार आवाजें उठ रही हैं रिपब्लिकन से कि इन्वेस्टिगेट करो ये पैसा जा कहां रहा है, बार बार वो कह रहे हैं। और यूक्रेन का ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन में बिल्कुल बर्बाद है। यूरोपियन यूनियन में इसको एडमिशन इसलिए नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा अपनी करप्शन इंडेक्स को रिमूव कीजिए, इंप्रूव कीजिए, राइट। एंड कर्नल राठौर जो कह रहे हैं, तो अब रिपब्लिकन्स आए पावर में, राइट, जस्ट नाउ, तो कांग्रेशनल कमेटी वो बिठाने जा रहे हैं कि जितना, क्योंकि वो बाइडन के खिलाफ खेल रहे हैं गेम कि बाइडन अपना पैसा कमा रहा है, उनका एलिगेशन ये है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी और इसके चलते जेलेंस्की एग्जैक्टली को ये करना पड़ रहा है। ये नहीं करेगा तो जेलेंस्की की एड बंद हो जाएगी सारी, और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। yes. बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। समीर, बिल्कुल बड़ी खबर है, इसी महीने यूक्रेन पर भीषण हमले कर सकता है रूस। ये जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर रेजनिकोव ही ये दावा कर रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पूर्वी यूक्रेन पर कई बड़े हमले की तैयारी में है रूस। अपनी छुट्टी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी रक्षा मंत्री रेजनिकोव की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया, लेकिन आइए अब देखते हैं कि यूक्रेनी रक्षा मंत्री रेजनिकोव ने और क्या कुछ कहा है। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद रेजनिकोव की जल्द ही विदाई की खबरें भी सामने आ गई। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, 24 फरवरी यूक्रेन में क्या कयामत आ जाएगी। 24 फरवरी के आसपास विध्वंस मचाएगा रूस, ये तय नजर आ रहा है जिस तरह के हालात बन रहे हैं। युद्ध के 1 साल पूरा होने के मौके पर बड़े हमले कीव में हो सकते हैं, जो राजधानी है। रूस के हमलों का जवाब देने में सक्षम है। इसके अलावा आपको बता दें कि मदद न पहुंचने के बावजूद हम सक्षम हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। दुनिया को दिखाने के लिए होगा रूस पर हमला। रूसी सेना बेहतर हालात में नहीं है, फिर भी हमें बड़े अटैक हम पर होंगे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में ही होंगे ये अटैक। रूस के हमले बेलारूस से अभी हैं और यूक्रेन पर हमले के आसार नहीं है। बेलारूस में 12,000 रूसी सैनिक ही मौजूद हैं। इतने सैनिकों के साथ बेलारूस से हमले की आशंका नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूँ रिएक्शन के लिए। ये जिस तरह के हालात बन रहे हैं, 1 साल होने वाला है इस युद्ध को, और उससे पहले ही यूक्रेन में पहले ही क्राइसिस आ चुके हैं, फूड क्राइसिस आ चुके हैं, अब और घोटाला सामने आ चुका है, डिफेंस मिनिस्टर कटघरे में है। अब हालात क्या लग रहे हैं आपको? निधि, देखिए, रूस जो है अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहा है। रूस को मालूम है कि बहुत जल्दी पश्चिमी देशों से जब उनको चैलेंजर, लेपर्ड या अब्राहम टैंक मिल जाएंगे तो यूक्रेन मजबूत हो जाएगा। पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो मार्च तक ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। उसके पहले ही रूस 24 फरवरी यानी इस लड़ाई के 1 साल पर यूक्रेन पर घुसना चाहता है। ये आपने सही कहा कि युद्ध के आसार जो हैं वो ईस्टर्न थिएटर से ज़्यादा हैं। शायद
जो रशियन ऑफेंसिव आएगा, रशिया उसके लिए मास आर्मर और आर्टिलरी ऑलरेडी कंसंट्रेट कर चुका है खेरसॉन के इलाके में। तो जो मास असॉल्ट आएगा वो पूरब से आएगा कीव की तरफ, और दक्षिण की तरफ से भी एक डाइवर्जनरी अटैक उत्तर में कीव की तरफ जाएगा। बड़ा अटैक। देवनाथ साहब, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। देखिए एक अहम खबर आ रही है, हटाए जा रहे यूक्रेनी रक्षा मंत्री और जेलेंस्की के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का बड़ा बयान, मिसाइल से रूस के अंदर हमला नहीं करेगा यूक्रेन। जेलेंस्की रूस में हमले के लिए अमेरिका से मांग चुके हैं हथियार। रक्षा मंत्री को हटाने की तैयारी कर रहे हैं जेलेंस्की। और अब जो बड़ी बात नजर आ रही है संजय सॉय साहब, वो ये कि दोनों के बयान भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बात जो है ना बहुत बड़ा पॉलिसी डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पे। दोनों को जो मतभेद है वो लड़ाई लड़ने के तरीके में ही अलग नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि रशिया के ऊपर हमला नहीं करेंगे, जेलेंस्की कह रहे हैं हम रशिया के ऊपर हमला करेंगे। तो ये जिस प्रकार से इनको हटाया गया, और चार्जेस सच्चे हैं झूठे हैं, कितने सीरियस हैं, और एक चार्जेस के द्वारा पहले भी कईयों को हटाया गया, यानी कि जो मतभेद कर रहा है उसको आप हटा दो, रास्ते से हटा दो। तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस चीज आ रही है जिससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। उनके जो बाकी अधिकारी हैं, बाकी सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनका जेलेंस्की के लिए कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। और सर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जब कोई देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और युद्ध के बीच में हो, वो अपने रक्षा मंत्री को बदल दे। इसका मतलब ये है कि अब तक का जो आपने युद्ध लड़ा वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले में कम से कम 3 की मौत की आशंका जताई जा रही है। रिहायशी इलाकों पर हमले और कई इमारतें इस पर ध्वस्त हो गई हैं। यूक्रेनी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनीष, जिस तरह से आप रशिया में इतने ज्यादा वक्त तक रहे हैं, वहां पर आपने युद्ध को देखा बहुत करीब से, अब युद्ध किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इंपैक्ट किस तरफ ज्यादा है, और ये जो छोटे छोटे हमले हो रहे हैं उसका रशिया पर क्या इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन के उस मोर्चे का सवाल है जहां पर सबसे अधिक भीषण जंग हो रही है, तो हमने देखा है कि सोलेदार में रूस से जीत चुका था। बाखमुत को चारों तरफ से घेर कर रखा है। मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन की बात है, बाखमुत वो जीत जाएंगे। और जेपोरेजिया, लीमन और खार्किव, ये 3 वैसे इलाके हैं जहां पर रूस की सेना जो पहले पीछे थी वो अब वहां पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। असल बात यह है कि ऐसे समय में आप मोरल डाउन ये कर रहे हैं कि जेलेंस्की अपनी टीम के 1 दर्जन से अधिक सीनियर लोगों को इस्तीफा दिला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अगर ऐसा कोई एलिगेशन जेलेंस्की के ऊपर लगेगा, क्योंकि $70 बिलियन तो उन्हीं के हाथ से खर्च हो रहा है, तो क्या वो भी इस्तीफा देंगे? और अगर वो इस्तीफा देंगे तो बात उसी तरफ हो रही है कि पश्चिम जो है वो जेलेंस्की के लिए एक ट्रैप बना रहा है, और उसी ट्रैप में वो फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। अभी तो रेजनिकोव के फैसले जो हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कल को जेलेंस्की पर भी सवाल उठेंगे। डोनेट्स्क से आया रूसी हमले का एक और सनसनीखेज वीडियो। गोलाबारी के बीच भागते दिखे यूक्रेनी सैनिक। रूस के हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। तो ये तस्वीर देखिए, एरो के सहारे आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से घात लगाकर वार किया गया है और टारगेट अटैक किया गया है, टारगेटेड अटैक किया गया है। ये तमाम जो आप हमले देख रहे हैं वो टारगेटेड अटैक है। राठौर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से आप इससे पहले कमेंट करना चाह रहे थे, क्या ये रूस के लिए एक, क्योंकि देवनाथ सर ने कहा कि एक मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी है रूस के लिए कि वो और ज्यादा बाउंस बैक हमला कर सकता है, क्या ऐसा लगता है आपको इस सिचुएशन को भांपते हुए कि यूक्रेन में पहले ही क्राइसिस है, स्कैम आ चुका है, जेलेंस्की और रक्षा मंत्री में मतभेद हैं, तो मौके का फायदा उठाया जाए? देखिए, रूस अपने स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए पूरे जाड़े से तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा कि खेरसॉन में बहुत बड़ा विड्रॉल करके रूस ने अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया। अभी कमोबश हालत ये है कि ऊपर सेवाटोव से लेकर के नीचे खेरसॉन तक छुटपुट लड़ाइयाँ हो रही हैं। बखमुत और वूलेदार में ज़्यादा लड़ाई हो रही है। अभी क्या होगा, 24 तारीख सिंबॉलिक है। 24 तारीख को युद्ध हो या न हो, ये सिंबॉलिक है। रूस कोशिश करेगा कि बखमुत और वूलेदार को ये 24 से पहले पकड़ ले तो पुतिन की बड़ी जीत मानी जाएगी। इस गर्मियों में ये जो बात आप कह रहे हैं राठौड़ साहब, मनीष आप रूस में इतने दिनों रहे, रूस की स्ट्रैटेजी बहुत हद तक आप भांपने में, समझने में कामयाब रहे हैं। 24 फरवरी को क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, इसके आसार हैं क्या? देखिए, मैं राठौड़ साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 24 को ही अटैक करेंगे। 24 की जगह वो 23 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है।
असल मकसद उनका यही है, जो मेरा अपना असेसमेंट है कि मार्च तक जाते जाते या अप्रैल तक जाते जाते रूस इस लक्ष्य में है कि उन चारों टेरिटरी को जिसको उन्होंने अपने में विलय कराया है, उनको वो पूरी तरह से सेफ बना लें। अब वो कितना हद तक कामयाब हो पाएंगे, तो इसीलिए हो सकता है कि 24 तक वो बाखमुत को और आसपास के इलाके पर अपना कब्जा कर ले, और उसके बाद उनका टारगेट होगा लीमन, खेरसोन, खार्किव, जिन जगह से रूस की सेना को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा था, और साथ ही साथ बेलगोरोद को पूरी तरह से सिक्योर करना, क्योंकि वहां पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। तो रणनीतिक तौर पर कैसे पुतिन आगे बढ़ेंगे, इसकी आशंका मनीष बता रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है ताकि कैप्चर और ज्यादा किया जा सके यूक्रेन को। एक बड़ी खबर, रूस और ईरान ने अमेरिका की मुसीबत बढ़ा दी है। रूस में दोनों मिलकर लगाएंगे ड्रोन की फैक्ट्री। रूस और ईरान का नया सैन्य गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है और 6000 से ज्यादा ड्रोन के उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये रूस और ईरान की जो दोस्ती है वो नए रंग की तरफ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ अमेरिका ही वो देश है जिसकी मदद के भरोसे पिछले एक साल होने को आ रहा है, 1 साल से युद्ध के मैदान में टिका हुआ और रशिया जैसे बड़े मुल्क का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए रशिया अब ईरान की मदद से 6000 ड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहा है, जिसके जरिए अब अमेरिका को घेरने की कोशिश होगी और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में रशिया नजर आ रहा है। रूस में ईरानी ड्रोन का प्रोडक्शन क्या होगा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। रूस प्लस ईरान, इससे होगा यूएस परेशान। रूस में बनेंगे ईरानी अटैक ड्रोन्स, जिसके जरिए दबाव बनाने की कोशिश होगी। 6000 ड्रोन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देश मिलकर यह तय किया है। ईरानी ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है और इसका इंपैक्ट अब नजर आएगा। यूक्रेन वॉर में रूस को मजबूती मिलेगी इससे और इसके जरिए दबाव भी बनाया जाएगा। चीन भी और खुलकर रूस के साथ आ सकता है। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश पश्चिमी यूक्रेन की और बड़ी मदद पर मजबूर होगा और अमेरिका विरोधी सैन्य गठजोड़ भी मजबूत होगा। साथ साथ आपको बताते चले कि दुनिया में दो पावर सेंटर की बुनियाद पड़ जाएगी, जिस तरह से जो स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर सचदेव सर, अब आप इसका इंपैक्ट क्या देखेंगे, इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश, और जब अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और बनेगा तो अमेरिका जाहिर तौर पर यूक्रेन की मदद करेगा, तो उसका इंपैक्ट रशिया पर भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सब होगा जो आप कह रहे हैं, और रशिया ईरान की कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। पर आप याद रखिए, बाय द वे, ईरान ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ताजिकिस्तान में शुरू करी है फैक्ट्री इससे पहले, क्योंकि ईरान को, बाय द वे, ईरान के ड्रोन्स अच्छे हैं। ये करीब 10 साल से बना रहा है। इनके बड़े थोड़े कहो तो क्लमजी है, इनको मोपेड कहा जाता है या लॉन मूवर, क्योंकि बहुत आवाज करते हुए उड़ते हैं, राइट, बट सस्ते हैं और इफेक्टिव हैं, क्योंकि ईरान ने इधर यमन में इस्तेमाल करवाए, हिजबुल्लाह को दिया है जो भी कुछ। तो ईरान ने ताजिकिस्तान में एक फैक्ट्री लगवाई ताकि सैंक्शंस अवॉइड कर सके, क्योंकि ईरान इस समय अंडर सैंक्शंस चल रहा है अमेरिका से। ताज़ा ही खबर जो कुछ दिनों पहले हमने अपने दर्शकों के सामने रखी थी, जिस तरह से ईरान के इस्फहान में जो ड्रोन सेंटर्स थे, जहां ड्रोन्स का प्रोडक्शन किया जाता था, वहां पर अटैक किया गया। इजराइल का नाम सामने आया, अमेरिका को इसके पीछे बताया गया। यानी इन हमलों से भी ईरान के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा, ये माना जाए? ओ बिल्कुल नहीं पड़ा भाई, आपको सरवाइव करना है, आपके इरादे क्यों बदलोगे आप? दुनिया आपके पीछे पड़ी, आप जो भी करोगे जो आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट में होगा। तो ईरान इस समय कॉर्नर हो चुका है एक एंगल से, अमेरिका और इजराइल के प्रेशर्स में, सैंक्शंस में, और रशिया के साथ। रविंदर सर, राठौर सर, मैं चाहूंगी आप भी ऐड ऑन करें, छोटे में कमेंट करें कि क्या ईरान ये दोस्ती को लेकर खुश है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है? देखिए, ईरान को लोगों ने कॉर्नर कर रखा है। ईरान को अगर कोई अपॉर्चुनिटी है नए रिलेशंस की, वो चीन और रूस से है, वो उनकी तरफ जा रहा है। आपकी ड्रोन की जो ये स्टोरी है थोड़ी डेटेड है, क्योंकि जब सैंक्शंस की बात शुरू हुई थी उसी वक्त ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात शुरू हो चुकी थी, और मेरे ख्याल से ये फैक्ट्री ऑपरेशनलाइज हो चुकी है रूस के अंदर। ठीक है, एक बड़ी खबर बता देते हैं, वॉर जोन से आ रही है एक नए तरह के वॉर की खबर है। यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया, रूस ने छेड़ा नया अभियान, जलाई जा रही है यूक्रेनी इतिहास और कल्चर की किताबें। एक नई खबर है ये, यूक्रेन ने लगाया रूस की सेना पर किताबें जलाने का आरोप। यूक्रेन के इतिहास और कल्चर को जलाने की साजिश रची जा रही है। विपिन, और ये अपनी
और ये अपनी तरह का एक नया मामला सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है। दरअसल रूस मिटा रहा है यूक्रेन का इतिहास। रशियन फोर्स पर यूक्रेन की किताबें जलाने का आरोप लगा है। कब्जे वाले इलाके में जलाई जा रही हैं यूक्रेन की किताबें और खास तौर से यूक्रेनी इतिहास कल्चर की किताबों पर निशाना साधा गया है। पब्लिक और स्कूल लाइब्रेरी से भी निकालकर जलाई जा रही हैं किताबें। लुहांस्क इलाके में इस तरह की कई घटनाओं के आने का दावा किया गया है। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में रूसी सेना का फिलहाल पूरी तरह से कब्जा है।